गुड मॉर्निंग। बाइजेंटाइन कला से संबंधित पूर्व के वीडियोज़ में हमने बाइजेंटाइन कला, उसके विविध रूपों, मणिकुट्टिम चित्रों, पुस्तक चित्रों और भित्ति चित्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बाइजेंटाइन कला के बारे में आगे चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। बाइजेंटाइन कला में लगभग 100 वर्ष का युग ऐसा रहा है जब आकृति चित्रण का निषेध कर दिया गया था। इसे आकृति विरोधी संकट का युग कहा जा सकता है। जब यह संकट समाप्त हो गया और आकृति चित्रण के समर्थक पुनः सत्ता में आ गए, तो उन्होंने आकृति विरोधी सम्राटों के राजकीय विवरणों को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि उस युग के सिद्धांतों के अनुसार जिन कलाकृतियों की रचना हुई थी उन्हें भी नष्ट कर दिया। इस संपूर्ण संकटपूर्ण युग का आरंभ लियो तृतीय के समय में हुआ, जब 726 ईस्वी में उसने कुस्तुनतुनिया के राजकीय प्रासाद के कांस्य द्वार पर स्थित ईसा की प्रतिमा को नष्ट करके उसके स्थान पर क्रॉस खड़ा कर दिया था। इस क्रॉस के नीचे लिखा था कि सम्राट ईसा को ऐसी प्रतिमा में अंकित देखना नहीं सहन कर सका जो न बोल सकती हो न सांस ले सकती हो, अतः उसने इस प्रतिमा के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह अंकित करना ही श्रेयस्कर समझा। इसी समय चर्च में आकृति के विरोधियों तथा समर्थकों में संघर्ष आरंभ हो गया। यहूदियों तथा मुसलमानों के प्रभाव के कारण ईसाई धर्म की आकृतियों का चित्रण मूर्ति पूजा की प्रवृत्ति के भय से छोड़ दिया गया। भवनों में सुंदर नक्काशी का कार्य किया गया। याजिद द्वितीय ने बहुत बड़ी संख्या में ईसाई चित्रों तथा मूर्तियों को नष्ट कराया। यह परिस्थिति लगभग 100 वर्ष से अधिक तक रही और यही कारण है कि 9वीं शती से पूर्व की ईसाई कलाकृतियां दुर्लभ हैं। 843 ईस्वी में मूर्ति विरोधी सम्राट थियोफाइलस की पत्नी थियोडोरा ने अपने पुत्र और साम्राज्य के उत्तराधिकारी माइकेल तृतीय की संरक्षिका के रूप में आकृति रचना को फिर से वैध घोषित कर दिया और राजभवन के द्वार पर से क्रॉस हटाकर ईसा की प्रतिमा को पुनः स्थापित कर दिया। इस प्रकार आकृति विरोध जिस स्थान से आरंभ हुआ था वहीं उसकी समाप्ति भी हुई। धीरे धीरे पूजा गृहों में भी आकृति चित्रण पुनः प्रारंभ हुआ। इस युग के पश्चात ईसाई कला में 2 प्रकार की आकृतियां चित्रित हुई। प्रथम प्रकार में सम्राटों को ईश्वर की सीधी वंश परंपरा में दिखाया जाने लगा और दूसरे प्रकार में धार्मिक चित्र पुरानी पद्धतियों पर ही बनने आरंभ हुए। पश्चिमी देशों में भी ईसाई कला का स्वरूप पूर्वी देशों की भांति रहा है। 3री शती के अंत तथा 4th शती के संपूर्ण विस्तार में जिन भवनों और कलाकृतियों की रचना हुई उनमें पूर्वी बाइजेंटाइन कला से बहुत अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि सभी स्थानों की कलाकृतियों की रचना कुछ सार्वभौमिक तथा सुनिश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही की गई है। प्रायः रोमन पद्धति की कला पर सीरियन प्रभाव देखे जा सकते हैं और जो वस्त्रों तथा अलंकरणों आदि के आलेखनों और अभिप्रायों में स्पष्ट हैं। पश्चिमी जगत में निरंतर युद्धों और आक्रमणों की परिस्थिति के कारण वहाँ की कला में अधिक रूढ़िवादिता आ गई है। 5वीं तथा 6ठी शताब्दियों में बर्बरों ने रेवेन्ना आदि के अनुकरण पर विशाल तथा अलंकृत चर्चों का निर्माण कराया। तुलूज, पेरिस, लोम्बार्डी क्षेत्र, जर्मनी, स्पेन एवं अफ्रीका आदि में रोमन परंपराओं की कलाकृतियों का निरंतर निर्माण होता रहा। प्रायः अप्रतिनिधानक, अलंकारिक, ज्यामितीय एवं अत्यधिक कलात्मक आलेखनों का ही आधिक्य है, जो रेखात्मक अधिक हैं। कहीं कहीं फूल पत्तियों आदि की आकृतियां पहचानी जा सकती हैं, किंतु इनमें किसी प्रकार की यथार्थवादिता नहीं है। प्रत्येक अलंकरण रेखाओं की सूक्ष्म लय से बंधा हुआ है। यह कला कांस्य पात्रों तथा पुस्तक चित्रों पर ही अधिक व्यवृत हुई है। पेरिनीज क्षेत्र में संगमरमर के अलंकरणों में कॉरिंथियन एक्यांथस बैल की प्रेरणा है।
7वीं शती में ब्रिटिश द्वीप समूहों से कला की एक नई विधा का आरंभ हुआ। इसका पूर्ण विकास पुस्तकों के अलंकरण में हुआ। इसका उद्भव आयरिश है। इसमें अरूपात्मक तथा ज्यामितीय आकृतियों का समन्वय हुआ है। इसकी अरूपात्मकता और सूक्ष्म ज्यामितीयता ही संपूर्ण चित्र पर छाई रहती है। प्रायः सीधी रेखाओं का अभाव और फीतों के समान अलंकरण इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। किसी लेख अथवा कविता अथवा धार्मिक संवाद के प्रारंभिक अक्षर को बहुत अलंकृत बनाकर लिखना इस कला का प्रधान साध्य रहा है। कभी कभी यह अक्षर संपूर्ण पृष्ठ को घेर लेता है। रंग बहुत चमकदार हैं। कैरोलिंजियन पुनरुत्थान। सम्राट चार्लमैन ने 786 ईस्वी में रेवेन्ना तथा 800 ईस्वी में रोम का भ्रमण किया और अंत में आशेन को अपनी राजधानी बनाया। उसने एल्क्विन नामक विद्वान को कलाओं के पुनरुत्थान का कार्य सौंपा, जिसने विभिन्न कला संप्रदायों, एकेडमी तथा पुस्तक चित्रण को एक नई दिशा प्रदान की। उसने पुस्तक चित्रण की आयरिश विधि को जीवित ही नहीं रखा बल्कि आगे भी बढ़ाया। सम्राट चार्लमैन के दरबार में अनेक देशों और जातियों के कलाकार थे, जिन्होंने कला की एक समन्वयात्मक शैली का विकास किया। इस समय तक निर्मित भवनों के मणिकुट्टिम तथा भित्ति चित्रों में से अधिकांश नष्ट हो चुके हैं। इनमें स्थानीय परंपराओं का आधिपत्य था। उदाहरणार्थ इटली में रोमन परंपराएं थीं, जिनमें दृश्यों में गतिमत्ता, भीड़-भाड़ तथा संयोजनों की जटिलता आदि का समावेश था, जिसके कारण ऐसे चित्र बहुत लोकप्रिय माने जाते थे। आकृतियों का भार और उभार समाप्त हो गया था, किंतु मुखाकृतियां व्यंजनापूर्ण बनती थी। समस्त धार्मिक कला में 6वीं से 8वीं शती तक रोमन प्रभाव इसी प्रकार उपलब्ध है। 9वीं शती में बाइजेंटाइन प्रभाव युक्त अनेक चित्र निर्मित हुए। लombardy के चित्र इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कैरोलिंजियन पुनरुत्थान के समय निर्मित कलाकृतियों में भी विविधता रही है। जर्मनी तथा स्पेन के पादरी आकृति चित्रण के विरुद्ध थे, अतः वहां प्रायः ज्यामितीय अलंकरण की ही प्रधानता रही। भित्ति अलंकरण में उभरे हुए रोमन पद्धति के नक्काशी के काम का भी उपयोग रहा है। अन्य स्थानों की मणिकुट्टिम कला में मानवाकृति का चित्रण होता रहा। इस्लामी प्रभाव से खजूर की पत्तियों तथा पुष्पों आदि से युक्त आलेखनों का भी अंकन हुआ। पंख युक्त फरिश्ते भी चित्रित हुए। धार्मिक अधिकारियों, पॉप तथा बिशप आदि को चौकियों पर खड़े हुए अंकित किया गया। इस प्रकार इस युग में कैरोलिंजियन पुस्तक चित्रण के साथ साथ भित्ति चित्रण और मणिकुट्टिम में रोम आदि पश्चिम तथा बाइजेंटाइन एवं फारसी आदि पूर्वी प्रभावों का सम्मिश्रण चलता रहा। ये सभी प्रभाव अबाध रूप में रोमनस्क कला में भी चलते रहे, तथापि रोमनस्क शैली की सशक्त व्यंजना पद्धति ने इन सब के समन्वय से एक सुसंबद्ध कला शैली का विकास किया। लघु चित्र एवं पुस्तक चित्र। भित्ति तथा मणिकुट्टिम चित्रकारों ने जहां पश्चिमी पद्धति को प्रमुखता दी, वहां पुस्तक चित्रकारों ने 8वीं शती से ही आयरलैंड की कला से प्रभावित होना आरंभ कर दिया था। इस पद्धति में मानवाकृतियां गौण हो गई और घुमावदार रेखाओं की अलंकारिकता महत्वपूर्ण हो गई। इंजिल के पात्रों को लहराते हुए फीतों के समान सजावट के मध्य अंकित किया गया है। कहीं कहीं पशुओं की आकृतियां भी चित्रित हैं। इनकी रचना भी बहुत अलंकृत है। चार्लमैन के दरबार में विभिन्न क्षेत्रों तथा देशों के जो कलाकार थे, उन सब ने इस शैली में कुछ न कुछ निजी विशेषताएं भी सुरक्षित रखी। कुछ पुस्तकें बैंगनी रंग के चमड़े पर चित्रित हैं। इनमें ईसा तथा इवांजेलिस्ट संतों का शाही शान शौकत के साथ दिखाया गया है और रंगों में विविधता है। अनेक राजकीय पुरुषों के व्यक्ति चित्र तथा दरबारी दृश्यों के भी चित्र अंकित हैं, जिनमें प्राचीन शास्त्रीय कला का प्रभाव है। यूट्रेक्ट साल्टर की आकृतियां बहुत यथार्थवादी हैं और उन्हें पर्वतों अथवा काल्पनिक भवनों की पृष्ठभूमि सहित चित्रित किया गया है। रूपकाकृतियां भी चित्रित की गई हैं। कहीं कहीं प्राचीन ईसाई ग्रंथों की आकृतियों का भी प्रभाव है। पैनल चित्र।
आरंभिक बाइजेंटाइन शैली में जो पैनल चित्र बनते थे उनमें प्रायः अकेली आकृतियां ही अंकित की जाती थी। शनैः शनैः धार्मिक आख्यानों का दृश्यांकन भी आरंभ हुआ, जिसके कारण मानवाकृतियों की संख्या बढ़ने लगी। 13वीं शती में यह परिवर्तन आया। 15वीं शती तक अनेक प्रकार के विषयों का चित्रण होने लगा, किंतु इस प्रवृत्ति के आरंभ में न्यू टेस्टामेंट के अनुसार ईसा के जीवन से संबंधित कुछ निश्चित घटनाओं का ही अंकन होने लगा था। इनकी संख्या कुछ अन्य बातों से निश्चित होने लगी, जैसे पुराने बाइबल के अनुसार सृष्टि 7 दिन में की गई थी, अतः 7 घटनाओं का चित्रण किया गया। फिर 10 प्रकार की सुंदरता के आधार पर 10 दृश्य चित्रित किए जाने लगे। 14वीं शती में प्रमुख ईसाई संतों की संख्या 12 होने के कारण 12 दृश्य दिखाए जाने लगे। कुछ दृश्य तो अनिवार्य से बन गए थे, जैसे ईसा के जीवन की भविष्यवाणी, पशुशाला में ईसा का जन्म, अनेक देशों से लोगों का बालक ईसा के दर्शनों का आना, ईसा की दीक्षा, ईसा द्वारा दिव्य शरीर धारण करना, ईसा का यरूशलेम में प्रवेश, ईसा को सूली पर लटकाया जाना, ईसा का पुनः जीवित हो उठना, ईसा का स्वर्ग जाना तथा संतों एवं भक्तों द्वारा ईसा को श्रद्धांजलि अर्पित करना। इन 10 दृश्यों के अतिरिक्त परिस्थितियों अथवा आवश्यकता के अनुसार दृश्यों की संख्या बढ़ा दी जाती थी। यदि चर्च कुमारी के नाम पर समर्पित होता था तो कुमारी के जीवन से संबंधित कुमारी के दर्शन एवं कुमारी का गर्भवती होना के दृश्य, और यदि चर्च ईसा के प्रति समर्पित होता तो संत टॉमस, ईसा को सूली से उतारा जाना अथवा लैजारूस का उठना आदि दृश्य बढ़ा दिए जाते थे। यदि और अधिक दृश्यों की आवश्यकता होती तो ईसा के चमत्कारी कार्यों, पुराने बाइबल अथवा संतों और बलिदानी महात्माओं के जीवन के दृश्य ले लिए जाते थे। यदि किसी पैनल में किसी एक संत का ही अंकन होता तो उसके चारों ओर के बॉर्डरों में उसके जीवन की विभिन्न घटनाएं छोटे आकार के चित्रों में क्रम से अंकित कर दी जाती थी। पैनल पेंटिंग के कई संप्रदाय इस युग में पनपे। इन सब का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक दृष्टि से पवित्र आकृतियों के छोटे छोटे पैनल बनाना था, जिन्हें लोग पूजा के स्थानों अथवा अपने घरों में उचित स्थान पर रख सकते थे। इन्हें पवित्र प्रतिमा चित्र कहा जाता है। कलाकार प्रायः निश्चित चले आ रहे रूपों की ठीक ठीक अनुकृति में ही अपने परिश्रम की सार्थकता समझते थे। बाइजेंटाइन पैनल चित्रों का आरंभ 5वीं-6वीं शती में हुआ। मूर्ति विरोधी युग में भी छोटे आकारों के पैनल चित्र बनते रहे, जिन्हें आसानी से छिपाया जा सकता था। छोटे पैनलों के कारण ही घरों में रखे जा सकने वाले प्रतिमा चित्र बहुत लोकप्रिय हुए। ऐसे चित्र एक फलक वाले, 2 फलकों के अथवा 3 फलकों के या अनेक फलकों वाले बनते थे, जिन्हें मोड़कर रखा जा सकता था। मूर्ति विरोधी युग के पश्चात बहुत अधिक संख्या में पैनल चित्र नहीं बने। संभवतः कुस्तुनतुनिया में बना आवर लेडी ऑफ व्लादिमीर नामक कुमारी तथा शिशु का पैनल 12वीं शती का है, जो अब मास्को संग्रहालय में है। इसकी शैली आश्चर्यजनक रूप से सरल और संयमित है। 13वीं शती से इनकी संख्या बढ़ने लगी और सभी प्रकार के विषयों का अंकन होने लगा। इन प्रतिमा चित्रों ने सांप्रदायिक पूजा प्रतिमाओं का रूप ले लिया। 14वीं तथा 15वीं शती के ऐसे अनेक चित्र रूस में मिले हैं। संतों, भविष्यवाणी, ट्रिनिटी, ईश्वर आत्मा तथा ईश्वर पुत्र आदि का चित्रण इनमें हुआ है। सूली के 14वीं शती के एक पैनल चित्र की शैली कुस्तुनतुनिया की कला के बहुत अधिक निकट है। लंबी आकृतियां, संयम और लयपूर्ण संयोजन इसकी विशेषताएं हैं। अधिकांश पृष्ठभूमि सुनहरी सपाट रंग से चित्रित है और नीचे छोटे छोटे भवनों आदि के सुंदर दृश्य बनाए गए हैं। चमकदार लाल, नीले, गुलाबी तथा हरे रंगों की उल्लासपूर्ण योजना इसकी विशेषता है। आगे चलकर इस शैली में सूक्ष्म विवरण भी अंकित किए जाने लगे। अति प्रकाश अधिक स्पष्टता से अंकित हुआ और संयोजन अधिकाधिक लयपूर्ण होते गए। ये सभी तत्व 16वीं शती की कला में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। एथेंस में सुरक्षित देवदूतों का सम्मेलन नामक चित्र इसका प्रमाण है।
इसमें अति प्रकाश ऊपर से हल्के सपाट रंग से लगा दिया गया है। कहीं कहीं यह पतली समानांतर रेखाओं के रूप में भी है। माइकल डेमस्केनास नामक कलाकार इसका प्रधान प्रयोक्ता था। 15वीं तथा 16वीं शती में यूनानी क्षेत्र में भी पवित्र प्रतिमा चित्र बनते रहे, जिनकी शैली में हास के कोई लक्षण नहीं है। यहाँ ऐसे सर्वाधिक चित्र क्रीटन शैली से संबंधित हैं। क्रीटन शैली वास्तव में पैनल चित्रों की ही कला है, जो पेगमेनोस नामक कलाकार द्वारा 1314 से 1328 के मध्य प्रवर्तित शैली से आरंभ हुई थी। मिस्र में इन्होंने पेरिब्लेप्तोस के पूजागृह को सजाया। इसके पश्चात इस शैली ने बहुत उन्नति की। कुछ विद्वानों का विचार है कि इस शैली पर वेनिस की कला का भी प्रभाव पड़ा था। क्रीटन शैली के अतिरिक्त यूनानी, इतालवी शैली भी इस समय चली थी। एमेनुअल जर्नफेनरी आदि कुछ यूनानी चित्रकार 16वीं-17वीं शती के संधिकाल में इटली में आकर रहने लगे थे। उन्होंने एफ्राइम काइरस की मृत्यु का एक चित्र अंकित किया। इसकी अनुकृतियां अब कई संग्रहों में हैं। इस शैली में अधिक गंभीर रंग और कोमल स्पर्श लगाए गए हैं। गढ़नशीलता के लिए कहीं कहीं छाया का भी प्रयोग हुआ है। कुल मिलाकर एक अतीन्द्रिय प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है। उक्त दोनों शैलियों के अतिरिक्त अनेक स्थानीय शैलियों में भी पैनल चित्र बनते रहे। माउंट एथेंस, यूनान के पूर्वी द्वीपों तथा साइप्रस एवं सर्बिया आदि क्षेत्र इनके कार्यस्थल रहे हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर यहीं तक चर्चा करेंगे। बाइजेंटाइन कला के अन्य देशों में प्रसार को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।